आपने बोला बेटा कि डेटा चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ना डेटा की बात नहीं है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। बाकी सबका भी यही आंसर है कि इम्यूटेबल में डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता और म्यूटेबल में डेटा मॉडिफाई हो सकता है। सबका यही जवाब है या इससे अलग भी किसी का जवाब है? देखो ये जवाब सही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इंटरव्यू में बोलोगे तो यहाँ पे ना थोड़ी सी करेक्शन चाहिए, ठीक है। डेटा है, बट डेटा का एक सेंस मैं आपको भी समझाती हूँ क्या होता है। आप में से बताओ किसी का जवाब इससे डिफरेंट है या आप सबका यही जवाब है जिन्होंने पढ़ा है? ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, ठीक है, ओके। देखो बेटा, आप सबने अच्छे से पढ़ा है, सब सही है। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। देखो बेटा, अगर आप चेंजेस की बात कर रहे हो ना, तो मैं कोई भी डेटा चेंज कर सकती हूँ, चाहे वो म्यूटेबल है चाहे वो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे हमें डेटा की बात नहीं करनी। देखो ध्यान से, फर्क क्या होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से समझना और फिर बताना मेरे को। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ये स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है? ओके, ओके, ठीक है। तो मैं फोल्डर ओपन करती हूँ अपना। कितने बच्चों ने ये पढ़ा है घर जाके, बनाया है जो मैंने भेजा था? सच सच बताना, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है? ओके, 4 बच्चों ने बस? ओके, हैंड रेज करो। रेज हैंड का ऑप्शन है यहाँ पे, हैंड रेज करो। कितने स्टूडेंट्स ने देखा है, प्रैक्टिस करी है? 12 स्टूडेंट, 13, 15। ओके, ओके, ठीक है बेटा। जिन्होंने किया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज आज कर लेना इसको। देखो, अगर हम रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम से लास्ट में हमारे पास बर्डन नहीं आएगा। अगर आप ये सोचो कि पहले कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद हम इकट्ठा प्रैक्टिस करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो ऐसे हो जाता है कि आपको पूरी बुक इकट्ठे पढ़ने को बोल दी जाए, तो वो नहीं होता पॉसिबल। इसलिए धीरे धीरे धीरे, रोज रोज जो भी हो उसको आपको पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज आज इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब हम एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स, मैं इसका नाम रखती हूँ types.py, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, ठीक है। अब देखो बेटा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एरर क्यों आया? ओके ओके ओके, एक सेकेंड। तो हमारे पास देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी आप डेटा टाइप पढ़ रहे हो, चाहे आप इंटीजर पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्लोट पढ़ रहे हो, चाहे आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हो, तो हर चीज पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। तो एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट और दूसरा मतलब है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला है म्यूटेबल, दूसरा है इम्यूटेबल, ठीक है। अब पता कैसे चलता है कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया वो म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? तो ये पता चलता है उसके डेटा टाइप से, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज म्यूटेबल है या नहीं? तो ये पता चलती है उसके डेटा टाइप से। तो अभी हम कैटेगरी देखते हैं।
अभी हम कैटेगरी देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, म्यूटेबल वाली जो कैटेगरी है, जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो बताओ जल्दी, म्यूटेबल में क्या क्या आता है? म्यूटेबल में क्या क्या आता है जिन्होंने पढ़ा है घर जाके? क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब कौन से डेटा टाइप्स म्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं? लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एंट नहीं है बेटा, जिन्होंने एंट लिखा है ना, एंट नहीं है। हाँ, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, वेरी गुड। ठीक है, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। ठीक है, और मुझे बताओ इम्यूटेबल के अंदर क्या क्या आता है, बताओ। स्ट्रिंग, टपल्स, इंटीजर्स। इंट, टपल, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, वेरी गुड, स्ट्रिंग्स। बूलियन कौन सी कैटेगरी में आता है, ऊपर या नीचे? बूलियन डेटा टाइप होता है ना, ट्रू फॉल्स, वो किस में आता है, म्यूटेबल में कि इम्यूटेबल में? इम्यूटेबल में। वेरी गुड, इम्यूटेबल के अंदर आता है। पता कैसे चलता है ये समझते हैं। हाँ, देखो बेटा, तो सबसे पहला जवाब दिया था अभियंकर ने, तो बेटा आपने बोला था कि जिस डेटा ना कर पाए वो होता है इम्यूटेबल। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट बिफोर, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया बिफोर, और मैंने x को प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, बिफोर 10, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया बिफोर वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं, तो जब मैं इसको चलाऊंगी तो ये प्रिंट हो जाएगा बिफोर वैल्यू 10। आया? अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई x इज इक्वल टू 100, और अब मैं इसको दोबारा प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आफ्टर वैल्यू, मतलब चेंज करने के बाद, ये बिफोर और आफ्टर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे आफ्टर वैल्यू 10 प्रिंट होगा कि 100 प्रिंट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब ध्यान से समझना। इसका आउटपुट क्या आएगा, इस कोड को मैं रन करूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले में 10 आएगा, हाँ, पहले में 10 आएगा, उसके बाद दोनों लिख के बताओ। जो बच्चे टाइप कर रहे हैं वो दोनों आंसर लिख के बताओ, दोनों लिख के बताओ, पहले क्या प्रिंट होगा, दूसरा क्या प्रिंट होगा। तो देखो आपने सही बोला, हाँ, पहले आएगा 10, फिर आएगा 100। पर बेटा मुझे तो एक चीज बताओ, अभी तो हमने पढ़ा था कि इम्यूटेबल में मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो ये मॉडिफिकेशन कैसे हो गया? देखो, है ना, हो गई ना मॉडिफाई वैल्यू, ये कैसे हो गया? यही है ना डेफिनेशन, म्यूटेबल में आप चेंज कर सकते हो, है ना, और इम्यूटेबल में आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब ये इंटीजर है ना, जब ये इंटीजर है तो ये तो इम्यूटेबल है, ये तो बदलना ही नहीं चाहिए था, तो ये बदल कैसे गया? कोई इस क्लास में कोई ये मेरे को एक्सप्लेन करेगा? क्वेश्चन समझ आ गया? इम्यूटेबल होता है वो बदल नहीं सकता, बट मैंने तो यहाँ पे x को बदल दिया ना, तो ये इम्यूटेबल कैसे रहा फिर? नहीं, ये दिमाग, क्योंकि आपने लिखा है बिफोर वैल्यू और आफ्टर वैल्यू। हाँ हाँ बेटा, वो तो मैंने ऐसे प्रिंट करने के लिए, नहीं, वो तो मैंने ऐसे प्रिंट करने के लिए लिखा है, समझाने के लिए, ये है ना बेटा। वेरिएबल म्यूटेबल है इसलिए, वेरिएबल। हाँ, इसी का मतलब पूछ रही हूँ मैं, वेरिएबल म्यूटेबल का मतलब नहीं बेटा, वेरिएबल म्यूटेबल नहीं होता है, डेटा जो ऑब्जेक्ट है ना वो म्यूटेबल होता है। जो म्यूटेबल है ना वो डेटा टाइप में है, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो जो डेटा है ना वो म्यूटेबल या इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे डेटा किस डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का, है ना। ये 10 और 100 इंटीजर है, पर इंटीजर में तो हमने पढ़ा कि वो चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो चेंज हो गया। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये इम्यूटेबल था तो ये तो चेंज ही नहीं होना था, है ना। आपके हिसाब से डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता, बट यहाँ तो डेटा मॉडिफाई हो गया। किसी को पता है इसका जवाब? हाँ बताओ, ऐसा क्यों हुआ? जब ये इम्यूटेबल है तो ये बदलना ही नहीं चाहिए था, पर ये बदल कैसे गया? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप सबको, बाकियों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही,
तो बेटा आप अपना माइक चेक करो, आपके माइक में इशू होगा, और अगर आप टाइप कर दो चैट पे। ओके, मैं समझाती हूँ इसका जवाब। तो आपने बोला बिफोर आफ्टर मेंशन्ड है, बिफोर आफ्टर तो मैंने बेटा मैसेज के लिए लिखा है, वो तो मैं नहीं भी लिखूं तो भी ये चलेगा। शायद डेटा बदला है। हाँ, अब इसका रीजन समझो बेटा। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब ये होता है, म्यूटेबल में यहाँ देखो, यहाँ पे आप ओरिजिनल, इधर देखो, ओरिजिनल मेमोरी या ओरिजिनल कंटेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इम्यूटेबल में आप ओरिजिनल मेमोरी या कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब समझाती हूँ, कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ, देखो, जब हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, तो मेमोरी में एक x नाम से ब्लॉक बन गया जिसमें उसने वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। मेमोरी में एक x नाम से ब्लॉक बन गया और उसमें उसने वैल्यू डाल दी 10। जब हम इस वाली लाइन पे आए तो उसने प्रिंट भी कर दिया बिफोर वैल्यू 10, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक मिनट अभी, हाँ, अब क्या हुआ देखो बेटा, जब मैंने लिखा x इक्वल टू 100, तो म्यूटेबल का मतलब है कि ये जो x इक्वल टू 10 है ना, यही हट के 100 हो जाता अगर, दोबारा देखना, एक मेमोरी बन गई x इक्वल टू 10। जब मैंने लिखा x इक्वल टू 100, तो हुआ क्या मेमोरी में कि x इक्वल टू 100 की एक नई कॉपी बनी और पुरानी कॉपी डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या ये ओरिजिनल में चेंज हुआ? देखो दोबारा समझो, x की 10 एक मेमोरी बनी हुई है पहले से, है ना। जब मैंने पहली लाइन लिखी तो मेमोरी बन गई एक x के नाम से जिसमें वैल्यू चली गई 10, और इसने ये प्रिंट भी कर दिया। जब मैंने दोबारा लिखा x इज इक्वल टू 100, तो ये 10 को हटा के 100 नहीं किया इसने। ये इसने क्या किया, पाइथन के इंटरप्रेटर ने, पाइथन ने क्या किया कि x इक्वल टू 100 नया बनाया मेमोरी, और ये जो पुराना था ना इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इम्यूटेबल है। अब समझ में आया? तो डेटा के मॉडिफिकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इम्यूटेबल हम तब बोलेंगे जब ओरिजिनल मेमोरी में हम चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन म्यूटेबल हम तब बोलेंगे जब ओरिजिनल मेमोरी में हम चेंज कर पा रहे हैं। यानी अगर ये ऐसे हो रहा होता कि 10 की जगह 100 आ गया होता, मतलब जो मेमोरी 10x की बनी है ना उसमें 10 हट के 100 आ जाता ना, तो ये हो जाता इम्यूटेबल। लेकिन अभी क्या हुआ, x इक्वल टू 10 आपने पहले से बनाया, जब x इक्वल टू 100 आया तो नई मेमोरी बनी, ये नई मेमोरी है, ठीक है, ये पुरानी वाली मेमोरी नहीं हटी है, ये नई मेमोरी है। लेकिन जैसे कहावत है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक प्रोग्राम में दो सेम नाम के वेरिएबल नहीं रह सकते। तो जब इसने इसको बनाया नए को, तो इसने पुराने को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब अगर आप ये सोचो कि मुझे x की 10 वैल्यू वापस मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब x की वैल्यू नई मेमोरी में 100 हो चुकी है, जो पुराना 10 था वो लॉस्ट हो चुका है। समझ में आया? अब अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, मॉडिफिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, देखो ये मॉडिफिकेशन ही तो है, लेकिन क्या हम उसी मेमोरी में मॉडिफाई कर रहे हैं, ये मतलब आता है। समझ में आया? तो इसमें ये मेमोरी अलग है, ये मेमोरी अलग है, ठीक है, इसलिए ये इम्यूटेबल है। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो। जो ये दो x हैं इनकी अलग अलग मेमोरी है। मैम अगर हम फिर से x इक्वल टू 10 लिख देंगे तो फिर x इक्वल टू 100 से चेंज नहीं होगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। जब आपने x इक्वल टू 10 लिख दिया, जब आपने अब x इक्वल टू 10 लिख दिया दोबारा, तो अब क्या हुआ, मेमोरी में x इक्वल टू 10 के लिए नया स्पेस जनरेट हुआ, न्यू स्पेस जनरेट होगा, और जो पहले से x इक्वल टू 100 पड़ा हुआ था, ये जो ओल्ड स्पेस था, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, पुराना हट जाएगा और नया आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ, अब बताओ किसको किसको नहीं समझ में आएगा? तो डेटा से लेना देना नहीं है,
ओरिजिनल मेमोरी में हमने चेंज अगर कर दिया तो वो म्यूटेबल हो गया, और अगर हमने ओरिजिनल मेमोरी में चेंज नहीं किया तो वो इम्यूटेबल हो गया। बताओ, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। चैट पे लिखो, आ गया तो यस, नहीं तो नो, फिर आई विल एक्सप्लेन अगेन अगर नहीं आया होगा तो। ओके ओके, ठीक है। तो ये था बेटा इम्यूटेबल। अब आते हैं म्यूटेबल पे, ठीक है। और मैं आपको इम्यूटेबल का एग्जांपल और अच्छे तरीके से देती हूँ। देखो, हमने ये पढ़ा कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो भी किस में आती है, इम्यूटेबल में, मतलब आप ओरिजिनल चेंज ही नहीं कर सकते। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। देखो बेटा, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा s इज इक्वल्स टू, मैंने मान लो यहाँ पर लिखा अभय, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो तो इनमें बेटा इंडेक्सिंग होती है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि भाई स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर क्या है, तो पहला कैरेक्टर मुझे मिलेगा अगर मैं बोलूँगी s ऑफ 0 को प्रिंट कर दो। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो तो वो स्ट्रिंग इंडेक्स बन जाता है, मतलब उसमें जो भी आप टाइप करोगे, जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनका इंडेक्स बन जाएगा। तो ये वाला जो a है ये 0 पोजीशन पे है, ये b 1 पोजीशन पे है, ये h 2 पोजीशन पे है, a 3 पोजीशन पे है और y 4 पोजीशन पे है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि s के 0 पोजीशन पे क्या है, तो मुझे a मिल जाएगा। और अगर मैं ये बोलूं कि मुझे बताओ कि s के 1 पोजीशन पे क्या है, तो मुझे b मिल जाएगा। सिमिलरली मैं अगर 2 पे पूछूं तो मुझे h मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये मेमोरी इसकी बनी होगी कहीं ना कहीं, तो ये जो मैंने s इक्वल टू अभय लिखा है ये मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक ही जगह y आ जाए। मैं चाह रही हूँ मेमोरी में एक ही जगह y आ जाए या एक ही जगह कुछ और आ जाए। तो इसका मतलब मैं ओरिजिनल कंटेंट चेंज कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ a को हटा के x कर दो, तो ये ओरिजिनल में चेंज हो रहा है या नहीं? हाँ, ओरिजिनल में चेंज हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पास एक मेमोरी पहले से है और मैं आपको बोल रही हूँ कि ओरिजिनल में चेंज करो। अब मुझे बताओ क्या ओरिजिनल में चेंज पॉसिबल है? इसके हिसाब से नहीं है, तो एरर आएगा। ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूंगी कि भाई जो s ऑफ 0 है उसमें x डाल दो, है ना, मैं बोल रही हूँ कि जो भी s ऑफ 0 पे है पहले से उसकी जगह x डाल दो, उसकी जगह x डाल दो, तो ये नहीं होगा। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी s को, ठीक है, तो ये मेरा एरर देगा। देखना, देखो एरर आया। और ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है str does not support item assignment। असाइनमेंट क्या है, ये इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। वो ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में इक्वल करके असाइन नहीं कर सकते, मतलब आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है। समझ में आया? तो अगर ये ओरिजिनल में मॉडिफाई होना होता तो ये एरर ही नहीं आता, पर क्योंकि ये इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स क्या है, इम्यूटेबल है, इसलिए इसने ओरिजिनल में चेंज किया ही नहीं, करने से मना कर दिया। वो बोल रहा है कि मैं ओरिजिनल में चेंज नहीं कर सकता, तो ये स्ट्रिंग्स के साथ पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आया? Yes, ठीक है। ma'am. अब आते हैं लिस्ट पे, जो कि हमारा म्यूटेबल है। अब यही चीज मान लो लिस्ट के अंदर है, तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल्स टू पाइथन, और पाइथन मैंने एक लिस्ट के अंदर डाल दिया इस तरीके से p y t h o n, ठीक है। अब यहाँ भी इंडेक्सिंग होती है सेम, तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं बोलूं x के 0 पे बताओ क्या है, तो आंसर आएगा p।
x के 1 पे क्या है तो आंसर आएगा y, और x के 2 पे क्या है तो आंसर आएगा t। सिंपल, वही वाली इंडेक्सिंग यहाँ भी चलेगी। इंडेक्सिंग हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की इंडेक्सिंग होती है। तो हाँ, अब हम क्या करें, अब हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ जहाँ पे p है वहाँ पे j आ जाए, जहाँ पे p है वहाँ पे j आ जाए। और अब अगर हम x को प्रिंट कराएं तो क्या ये हो जाएगा? हो गया, ठीक है। तो हम क्योंकि Yes, स्ट्रिंग है ma'am. क्योंकि बेटा लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट है। डेटा टाइप क्या है इसका? लिस्ट है ना। इस x का डेटा टाइप क्या है? लिस्ट। और लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल। इसलिए लिस्ट में चेंजेस हो गए। म्यूटेबल। एग्जैक्टली। तो आई होप अब सबको ये समझ में आ गया होगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग, या जिसको हम टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत हमें क्यों है, तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो आप सब ने यूज़र इनपुट लेना सीखा है पाइथन में? किसको किसको यूज़र इनपुट लेना आता है पाइथन में? जैसे मान लो हमें 2 नंबर्स यूज़र से लेना है और उन्हें जोड़ना है, तो ओके ओके ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को आता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है, तो हम बताते हूँ। नहीं सीखा कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे शुरू से, मान लो मैंने यहाँ लिखा, मैं अपना पूरा कोड पुराना कमेंट कर देती हूँ। आप इसको एक साथ पूरा कमेंट कैसे करते हो? बेटा सेलेक्ट करके, जो भी आपको कमेंट करना है सेलेक्ट करके कंट्रोल/, सेलेक्ट करके कंट्रोल//। ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर्स को ऐड करने का, ये हम क्यों बोल रहे हैं? टाइप कास्टिंग में हम ये क्यों सीख रहे हैं? अभी हम जरूरत, पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, हमें ये कास्टिंग की जरूरत क्या है। बेसिकली टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा टू अनदर टाइप। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई डेटा इंट है तो मैं उसे स्ट्रिंग बना सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग डेटा है तो मैं उसे इंट बना सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई इंट डेटा है तो मैं उसे बूलियन बना सकती हूँ। तो अगर आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो अपने डेटा को, उसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग। बट आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों टाइप कास्ट करें, है ना। तो वो ज़रूरत क्या है ये समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके, तो मान लो मुझे 2 नंबर्स को जोड़ना है, तो आई एम राइटिंग प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो इससे हम यूजर इनपुट भी सीख लेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल है। जैसे प्रिंट होता है प्रिंट करने के लिए, है ना। प्रिंट क्या होता है? टू डिस्प्ले आउटपुट। अगर हमारे को कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, टू टेक इनपुट। ये 2 चीजें होती हैं, प्रिंट और इनपुट। प्रिंट होता है डिस्प्ले के लिए, इनपुट होता है इनपुट के लिए। तो मैं बोलूंगी पहले प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करो। उसके बाद पहला नंबर मान लो मैंने ए नाम के वेरिएबल में डाल दिया, तो मैं लिखूंगी a इज इक्वल्स टू इनपुट। इस तरीके से लिखा जाता है। तो इनपुट आपसे लेगा, कहाँ पे लेगा? टर्मिनल पे, जो आपकी आउटपुट विंडो वाली स्क्रीन आती है वहां पे आप डालोगे, और वो जो भी आप नंबर डालोगे वो उसे ए में ले जाके स्टोर कर देगा। तो आपसे पूछा जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर आपने मान लो डाला 100, तो 100 उठा के वो डाल देगा ए के अंदर, ठीक है। 100 अगर आपने टाइप किया तो 100 उठा के वो ए के अंदर असाइन कर देगा। अब अगेन मैं इसको सेकेंड नंबर के लिए भी कॉपी कर लेती हूँ, एंटर सेकेंड नंबर, इसको मैं बी में डाल लेती हूँ। अब मैं एक सी वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं इनको जोड़ती हूँ और मैं प्रिंट करा देती हूँ
सम इज सी। तो सम इज क्या है, मेरा मैसेज है, तो आउटपुट आएगा सम इज, और सी की जो वैल्यू होगी वो। रन करके देखते हैं इसको। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डाला 10, दूसरा नंबर डाला 20, आउटपुट आया 10 20। क्या ये आना चाहिए था? आउटपुट नो 30 आना मैम, चाहिए। इसने प्लस नहीं किया। इनपुट है ना, स्ट्रिंग उठाता है। हाँ, तो यहाँ पे हमें जरूरत है किसकी? कन्वर्जन की। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो बेटा, बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट है ना, ये सबको स्ट्रिंग ट्रीट करता है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में? स्ट्रिंग, हर कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर आता है, चाहे वो अल्फाबेट है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मैं जो भी टाइप करूंगी वो उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर लेगा, ठीक है। और जब मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ती हूँ तो वो कॉनकैट होता है। मतलब देखो, अगर मैं ए और बी को जोड़ूंगी तो ये ए बी आ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉनकैट, ठीक है। तो अगेन सॉरी, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, जब दो स्ट्रिंग मिलते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, वो प्लस नहीं हो रहे होते, वो जो भी आएगा वो एक तरह से कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको, वो एक तरह से जुड़ जाते हैं और वो आपको प्रिंट करके दिखता है। तो a प्लस बी हो जाएगा ए बी। तो यही हुआ, उसने 6 और 7 को 6 7 जोड़ दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में सब कुछ कॉन्कैटिनेशन होता है। जब आप जोड़ते हो स्ट्रिंग में तो कॉन्कैटिनेशन होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो एरर नहीं आया, पर एरर कब आएगा? मान लो मैंने यहाँ पर ना माइनस लिख दिया, ठीक है, और मैंने अब यहाँ लिखा डिफरेंसेस, ठीक है। अब मैं चलाती हूँ, तो मैंने पहला नंबर डाला 4, दूसरा नंबर डाला 2, एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि दो स्ट्रिंग में आप घटा नहीं सकते। मैं आपको बोलूंगी a माइनस बी, आप मुझे क्या बोलोगे? ये तो बहुत अजीब सा सवाल पूछ लिया आपने, है ना। a माइनस बी क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो नंबर्स पे काम करता है, माइनस नंबर्स पे काम करता है, और ये तो नंबर्स है ही नहीं। हाँ, जो मैंने डाले हैं वो नंबर जरूर है, 4 और 2 नंबर्स हैं, पर बाय डिफॉल्ट पाइथन इसे स्ट्रिंग ट्रीट करता है, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। तो यहाँ पर जरूरत क्या है मुझे बताओ? तो जरूरत है ना कि पाइथन इन्हें नंबर ट्रीट करे, क्योंकि अगर पाइथन इन्हें नंबर ट्रीट ही नहीं करेगा तो वो तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने देगा। तो इसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग ऐसे करते हैं, देखो पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। टाइप कास्टिंग इस तरीके से होता है, जैसे मान लो मेरे पास a 12 है, बताओ ये 12 इंटीजर है कि स्ट्रिंग है? इंटीजर। स्ट्रिंग है मैम। स्ट्रिंग है मैम। मैम String डबल है। ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग है, डबल हाँ, ब्रैकेट्स में। हाँ स्ट्रिंग है ना। तो अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कराऊं, प्रिंट टाइप ऑफ a इज टाइप ऑफ a, हमने पिछली क्लास में देखा था टाइप से क्या होता है, उसका डेटा टाइप प्रिंट हो जाता है। तो इसका डेटा टाइप आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। बट मैं इसको बदलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये एक इंटीजर की तरह ट्रीट हो, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगी, देखो a इज इक्वल टू इंट ऑफ a, इसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग। जिस भी डेटा में आपको कन्वर्ट करना है ना, उसका नाम आप पहले लिख दो, ठीक है, और ब्रैकेट में a लिखो, तो ये a को इंट में कन्वर्ट कर देगा और फिर a में असाइन कर देगा। इसका मतलब जो a का डेटा टाइप है वो पहले क्या था, स्ट्रिंग, अब आपने उसको टाइप क्या कर दिया, इंट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको देखूं प्रिंट करके, तो अब इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। आया, चेंज हो गया डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप चेंज कैसे हुआ? जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसका नाम पहले लिख दो, और ब्रैकेट के अंदर जिस वेरिएबल को चेंज करना है उसको लिख दो, हो गई टाइप कास्टिंग। इसी को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। अब हम इसे अपने कोड में अप्लाई करते हैं। इधर जो हमने बनाया, कुछ नहीं करना, जो भी इनपुट आ रहा है उससे पहले लिख दो इंट, ऐसे। जो भी, जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है ना, उसको आपको इंट के ब्रैकेट के अंदर डालना है, तो इंट के ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दो,
कि भाई जो भी इनपुट आ रहा है एज अ स्ट्रिंग उसको तुम इंट में कन्वर्ट कर दो। सेम यहाँ भी उसको तुम इंट में कन्वर्ट कर दो। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ रन हो जाएगा। पहला नंबर है मान लो 60, दूसरा नंबर है 20, आ गया 40। मैंने यहाँ पे माइनस ऑपरेशन किया है तो अब ये 40 आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी तो 80 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया टाइप कास्टिंग का की जरूरत क्यों है, ये समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि आप इनको घटाओ। पहला नंबर है 5.6, तो पहले ही एरर आ गया। उसका रीजन ये है कि 5.6 का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। हाँ, और मैंने यहाँ पे बोला है इंट। ठीक है, तो उसने बोला कि आप 5.6 को आप इंट में नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है कि ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट इंटीजर में तो पॉइंट होता नहीं है, तो उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया। उसने यहीं पे एरर दे दिया। उसने बोला कि भाई आप पॉइंट वाले ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते। तो अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर में तो आपके पास दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं, पॉइंट वाले भी और बिना पॉइंट वाले भी। तो आप फ्लोट ले लो। तो यहाँ पे आप फ्लोट में कास्ट कर लो इसको, अगर आपको पॉइंट वाले नंबर्स पे भी काम करना है तो अब हम यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिखेंगे। तो हम जो भी नंबर डालेंगे, लेट्स से 5.6, 7.8, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकल के आ गया। ठीक है, ये होती है हमारी तो मैम फ्लोट बस पॉइंट का ही देगा या फिर सिंपल का भी दे देगा? सिंपल का भी दे देगा, सिंपल का भी दे देगा। देखो मैंने यहाँ पे बोला 9, 2 आया, 9 और 2 का डिफरेंस 7 आ गया। ठीक है, तो फ्लोट में आप बिना पॉइंट वाले और पॉइंट वाले दोनों नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 9 ट्रीट होता है 9.0 की तरह और 2 ट्रीट होता है 2.0 की तरह। ठीक है, ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हम और क्या क्या टाइप कास्ट कर सकते हैं। चार्ट पे लिखो अगर इतना समझ में आया तो। टाइप कास्टिंग की नीड क्यों है? क्योंकि मेरे पास डेटा अलग तरह से आ रहे हैं और मुझे डेटा किसी और तरीके से चाहिए, तो वहां पे मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैम फ्लोट वाला दोबारा समझाना। हाँ बेटा, देखो फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, है ना। बट अगर मैं फ्लोट में ऐसे लिख रही हूँ, अगर मैंने बोला, देखो अगर मैंने बोला कि a इज इक्वल टू 9 है, तो अभी इसका डेटा टाइप क्या है, चलो मैं a की जगह y ले लेती हूँ, ध्यान से देखना। y में 9 है, तो अगर अभी मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करूंगी, क्या आएगा, ये 9 ही आएगा। इंट आएगा बेटा, इंट इंट, ये 9 है ना, ये वाला इंट आएगा ना, y तो इंटीजर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ y इक्वल टू फ्लोट y, यानी अब इसे आप पॉइंट में चेंज कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखती हूँ टाइप भी और वैल्यू भी। y को प्रिंट करा के देखती हूँ कि भाई क्या हुआ, चला के देखते हैं इसे। देखो पहले था 9, फ्लोट होते ही वो क्या बन गया, 9.0। यस हाँ, तो जब हम 9 और 2 को माइनस कर रहे हैं तो इंटरनली माइनस हो रहा है 9.0 माइनस 2.0 इंटरनली। ठीक है, तो हम फ्लोट में पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले दोनों नंबर्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। बट इंट में हम सिर्फ इंटीजर्स पे काम कर सकते हैं, फ्लोट पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे बूलियन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इतना यूज नहीं होता बट बूलियन बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, बूलियन में हम किस तरह से टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो चैट पे पूछ लो, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। str टू इंट बन ही नहीं सकता है बेटा। 2 केस होते हैं नाजिया अली, स्ट्रिंग टू इंट के ना 2 केस होते हैं। देखो बन सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग टू इंट के 2 केस हैं। देखो इधर
अगर मेरे पास स्ट्रिंग में नंबर्स हैं तो ये इंट बन जाएगा। देखो ये यही तो एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग ही तो है 12, क्या ये इंटीजर में नहीं बना? बन गया ना। बट अगर ये मैंने ऐसे लिखा होता हेलो, अब क्या हेलो इंटीजर बन जाता? क्या हेलो इंटीजर बन सकता है? क्या इस चीज का कोई सेंस बन रहा है कि मैं हेलो को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं? नहीं, ये नहीं होगा। तो अगर मैं अब इस कोड को रन करूं, ये एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ए भाई हेलो है और हेलो को मैं इंट में बदल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो एरर आ गया। हेलो को आप इंट कैसे बनाओगे? बट अगर कोई स्ट्रिंग में न्यूमेरिक डेटा पड़ा हुआ है तो उसको आप इंट बना सकते हो। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये अपना काम करेगा। मैम करेगा मैम, हाँ नंबर से। तो हाँ, तो नाजिया ये समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? आप अपना क्वेश्चन एलैबोरेट करके लिख दो। मैं ये बोल रही हूँ कि बेटा अगर स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स हैं तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। लेकिन अगर स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया या ABCD आ गया तब वो कन्वर्ट नहीं होगा। मैम हाँ मैम जैसे हमने फ्लोट लगा दिया, तो फ्लोट लगाने के बाद हमारा आंसर पॉइंट में आया। जैसे 6 12 में 6 माइनस करा हमने तो 6.0 आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ हाँ आएगा, ठीक है। बट अगर आप पॉइंट में नहीं चाहते, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि आपको पॉइंट नहीं चाहिए, हाँ है ना। देखो उसके लिए क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। मैंने शायद आपको राउंड फंक्शन लास्ट क्लास में भी बताया है। देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास ना एक वेरिएबल है 98.76 ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि राउंड कर दो x को 1 प्लेस तक, तो इसका मतलब मैं डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहती हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ गया। 9 पॉइंट, हाँ। हाँ, पर अगर मैं बोलूं कि मैं डेसिमल के बाद 0 डिजिट चाहती हूँ, तो यहाँ पे फ्लोट में ये 0 ले रहा है। अब इसमें बेटा हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ये थोड़ा बाद का टॉपिक है बट मैं इसको समझाती हूँ। देखो ध्यान से समझना। कई एक सेकंड, ओके ठीक है, ध्यान से समझो। बहुत सारी जगह, जैसे अगर आपका मान लो आपने शॉपिंग करी, ध्यान से समझना, मान लो आपने शॉपिंग करी और आपका बिल आया 1200.89, ठीक है। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? या तो वो आपसे बोलेगा 1200 रुपए दे दो, क्योंकि आप 0.89 तो दे नहीं सकते, है ना। जी मैम। या तो आप 1200 रुपए दोगे या तो आप 1201 रुपए दोगे। तो पॉइंट की दो इंटरप्रिटेशन निकल सकती है अगर हम इंटीजर चाहिए हमें तो, है ना। आप बोल रहे हो आपको इंटीजर चाहिए, आपको पॉइंट में नहीं चाहिए, है ना। जी बट मैम। अगर कोई आंसर पॉइंट में आ रहा है तो उसके दो मतलब निकल सकते हैं। जैसे अगर किसी का बिल आया 1200.89, तो या तो आप उससे 1200 रुपए मांग लो या तो आप उससे 1201 रुपए मांग लो, दो इंटरप्रिटेशन निकलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना बेटा दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है फ्लोर और एक होता है सील, ठीक है। मैं फंक्शन के नाम लिखती हूँ, फ्लोर और सील। तब तक मेरे को बताओ, आप में से किसी ने चैट पे बताओ इन फंक्शंस के बारे में सुना है कि ये क्या होते हैं, फ्लोर और सील। चैट पे टाइप करो अगर किसी ने इसके बारे में पहले पढ़ा है तो, किसी भी लैंग्वेज में। ये सिर्फ पाइथन में ही नहीं होते, बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते हैं। चैट पे टाइप करो। अच्छा, फ्लोर का मतलब क्या होता है? नीचे, है ना, इंग्लिश में। मान्य आपने पढ़ा है, ओके हाँ ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो सबसे पहले फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, ध्यान से समझना। और सील का मतलब होता है नियरेस्ट लार्जेस्ट, इंटीजर बोल सकते हो आप, इंटीजर बोल दो, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका बिल है 1200.89 तो आप 1200 रुपए दो, तो मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करो। पर अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका बिल 1200 से 1 पैसा भी ज्यादा है तो आप सील यूज करो। मतलब ये प्रोग्रामिंग के टर्म्स में मैं समझा रही हूँ। अगर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में 1200 से ऊपर कुछ भी हो उसे 1201 बनाना है, या अगर 1200 से ऊपर कुछ भी उसे 1200 ही रहने देना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं फ्लोर और सील। देखो यहाँ पे इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए बेटा हमें लिखना पड़ता है इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ में ना मैथमेटिक्स रिलेटेड चीजें होती हैं, अभी मैं इसमें और भी चीजें आपको समझाऊंगी। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर बोला प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट करो मैथ डॉट फ्लोर, ऐसे लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर और x, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। फ्लोर में क्या आना चाहिए इसका आउटपुट 1200, फ्लोर में स्मॉलेस्ट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब आपको बिल कम देना है। और सील में क्या होनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही, हेलो, ओके। तो यहाँ पे हमें फ्लोर और सील यूज करने के लिए मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैथ में ना बहुत सारे मैथमेटिकल चीजें हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, है ना, तो वो सारे के सारे फंक्शंस हैं। राउंड डाउन का कम करेगा फ्लोर, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ, फ्लोर वैल्यू इज, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ, देखो आया, पॉइंट में नहीं आया जी मैम। और 1200 Yes, आया। ma'am. बट अगर मैं बोलूं नहीं 1200 से थोड़ा भी ऊपर है तो 1201 आए, तो उसके लिए होता है सील फंक्शन, उसके लिए लिखते हैं सील फंक्शन। यहाँ पे बस इसकी जगह सील लिख दो। तो जैसे सीलिंग होती है हाई, फ्लोर 1200 होता आ है जाएगा। कम, फ्लोर होता है कम, सीलिंग होती है ज्यादा, ऐसे समझो, है ना। तो सीलिंग में हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू आएगी और फ्लोर में हमेशा कम वाली वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं, देखो आ गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो अब अगर हमारे को पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास दो अप्रोच हो सकती है। पहली अप्रोच है फ्लोर, दूसरी अप्रोच है सील, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्लोट को इंटीजर बना सकते हो फ्लोर और सील का इस्तेमाल करके, ये भी तरीका है। या फिर जो अभी मैंने टाइप कास्टिंग सिखाया, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। टाइप कास्टिंग में क्या होगा, पॉइंट के बाद जो भी होगा वो इग्नोर ही हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक फ्लोट को इंट बनाना चाहती हूँ तो टाइप कास्ट क्या करेगा, जैसे मान लो x में है 89.77, कुछ भी है, तो अगर मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर दूंगी तो ये पॉइंट के बाद देखेगा ही नहीं कि क्या है, सबको डिस्कार्ड कर देगा और प्रिंट कर देगा जो भी हमारा पॉइंट के पहले है उस वाली वैल्यू को। यानी कि जब आपने इसे इंट में कन्वर्ट किया, ये अभी फ्लोट है, आपने जैसे इसे इंट बनाया तो वो पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और फिर तो इसका ये मैम आउटपुट आ उससे इजी जाएगा, है। बेटा इजी है, लेकिन मैंने बताया ना दो अप्रोच हो सकती हैं। अगर आपको डेसिमल डिस्कार्ड ही करना है तो आप इंटीजर ले लो, बट जैसे मैंने आपको बताया बिल के बारे में, है ना, जब आप स्टोर पे जाते हो वहां पे आपका बिल जनरेट होता है ना, तो या तो आप, अगर आपको उससे 1200 रुपए ही लेने हैं तो आप तो सीधा कन्वर्ट कर दो। बट ऐसा होता है ना स्टोर्स में कि अगर 1200 से कुछ भी ज्यादा होता है तो हम एक एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। जैसे अगर जी आपका मैम। बिल बनता है 119 पॉइंट समथिंग, तो आप उससे 120 रुपए लेते हो, आप उससे 119 रुपए नहीं लेते हो, है ना। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी है। तो अगर आपका बिल आ रहा है 119 पॉइंट समथिंग, तो आप उससे 120 रुपए लोगे। तो ये 120 रुपए कैसे आएंगे, इससे नहीं आएंगे, ये किससे आएंगे, सील से। आया समझ में? यस मैम, आ गया। कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लो, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैम? हमारे पास पॉइंट होता है, हाँ बोलो। मैम जैसे आपने बोला सील का फंक्शन, हाँ तो हाँ सील फंक्शन जैसे 199 है तो 120 मतलब 200 कर देगा, कहीं से एक बढ़ा देगा मतलब सील बेटा, अगर फंक्शन। पॉइंट में है तो देखो ओके देखो मैम।
ऐसे करती हूँ मैं, अगर मान लो ये पॉइंट में, अब पॉइंट में से कुछ भी हो, जैसे एक होता है राउंड ऑफ, इधर देखो, ये राउंड ऑफ से कंफ्यूज मत होना। अगर अगर मैं आपको बोलूं कि 1200.1 है, इसे राउंड ऑफ करो तो ये 1200 ही रहेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं 1200.7 है तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 1201, है ना। राउंड ऑफ ऐसे होता है ना कि अगर पॉइंट के बाद नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो बढ़ जाता है, ये हमने मैथ्स में पढ़ा होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछो, आप एक मिनट क्वेश्चन यस कंप्लीट मैम, करो। बेसिकली एक चीज इसमें थी, हाँ, अगर इन केस अगर 1200.5 से ज्यादा वैल्यू तो ही वन कंसीडर करें, वरना नहीं बेटा, नहीं नहीं, वो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। जो 0.5 वाला है ना, वो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। सील ये नहीं बोलता, सील बोलता है 100 के बाद, पॉइंट के बाद कुछ भी है उसे 101 बना दो, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 8 है, नहीं, पॉइंट के बाद कुछ भी है उसे बना देगा। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे अब मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, अब 3 तो 5 से लेस है, ठीक है। तो अब देखना, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी भी 1201 ही आया, ठीक है। तो ये नहीं देखता, ये राउंड ऑफ की तरह काम नहीं करता। सील कहता है कि भाई 1200 के बाद पॉइंट में कुछ भी है, कुछ भी, वो उसे 1201 बना देगा। वो ये नहीं देखेगा 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर आपको 5 से छोटा 5 से बड़ा देखना है तो वो राउंड फंक्शन है, राउंड। हम ये जैसे वाला। 1200 दे रखा है, हाँ जैसे 1200.0 दे रखा हो तो 1200 ही आएगा ना मैम। हाँ बिल्कुल ठीक, 1200 ही आएगा, बिल्कुल तो ठीक। मैम राउंड फंक्शन में बेसिकली उसको वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे तो ही वो करेगा ना, पॉइंट के बाद 5 में से 5 से पहले वाली वैल्यू को 1200। हाँ बेटा, वो राउंड के केस में, बेटा वो राउंड के केस में। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये नंबर डाल रही हूँ ना, तो ये इक्विवेलेंट 1200 के ही है ना। तो अगर 1200 का चाहे मैं फ्लोर निकालूं या सील निकालूं, एक ही बराबर है, क्योंकि 1200.00 इज इक्विवेलेंट टू 1200 मैथमेटिक्स के टर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो अब देखो, अब ये चेंज हो गया। बेशक डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन अभी भी ये 1201 बन गया। तो जब भी पॉइंट के बाद 00 होगा ना, तो इसका फ्लोर वैल्यू भी 1200 है, सील वैल्यू भी 1200 है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कुछ भी डिफरेंट हुआ तो ये फ्लोर और सील वैसे काम करेगा। 1201 दे देगा मैम। हाँ, तो 1201, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बच्चे ये अभी बच्चे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इतना लेट? ओके, कोई नहीं, ठीक है। राउंड डाउन का काम करेगा फ्लोर, ठीक है। तो आई होप ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। राउंड ऑफ क्या होता है, फिर फ्लोर क्या होता है, सील क्या होता है। और अगर हमें इन सब को कंसिडर नहीं करना, अगर आपका गोल है कि भाई मुझे पॉइंट के बाद कुछ चाहिए ही नहीं, तो सीधा उसे इंट में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको लॉजिक नहीं देखना कि भाई अगर पॉइंट के बाद ऐसे है तो ये हो, वैसे है तो वो, अगर कोई आपको लॉजिक ही नहीं देखना, अगर आपको बस ये है कि भाई 9 पॉइंट कुछ भी आए उसे 9 ले लो, तो उसमें आप ये वाली अप्रोच यूज करोगे, इंट में उसको कन्वर्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करते हो ना, तो पॉइंट के बाद की चीजें डिस्कार्ड हो जाती हैं। नो मैटर आपने पॉइंट के बाद लिखा क्या है, उसे डिस्कार्ड कर देगा और पॉइंट के पहले जो भी है वो आपको आउटपुट में दे देगा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप कन्वर्जन। अब हम बूलियन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम हाँ बोलो। हमें एक बार वो टपल और लिस्ट में दोबारा एक बार प्रेफरेंस बता दो, भूल ही गया था। ओके ओके बेटा, देखो मैंने ऊपर अभी लिस्ट बनाई हुई थी, ये मान लो ये टपल होता, ठीक है। टपल की ये पहचान होती है, पैरेंथेसिस के अंदर सब कुछ सेम है। तो आउटपुट क्या आता, p आता यहाँ पे, 1 में y आता, 2 में t आता। पर टपल, क्योंकि टपल कौन सी कैटेगरी में है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल की कैटेगरी में है, तो जब आप टपल में ये चेंज करने की कोशिश करते तो एरर आ जाता,
चला के मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एरर आ गया, बोल रहे टपल में आप असाइन नहीं कर सकते हो, तो टपल में मैंने ओरिजिनल में चेंज करने की कोशिश करी तो उसने एरर दे दिया। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कन्वर्जन सीख रहे हैं बूलियन का, कन्वर्जन ऑफ, पहले हम देखते हैं इंट टू बूलियन। आप बोलोगे मैम 20, अगर मैं आपको बोलूं 21 की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, आप क्या बोलोगे? 21 इंटीजर है ना? अब मैं बोल रही हूँ इसे बूलियन में कन्वर्ट कर दो, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे मैम ये करना ही क्यों है? नहीं, 21 को ट्रू या फॉल्स में बदलना ही क्यों है? पहला क्वेश्चन ये नहीं आएगा दिमाग में कि भाई 21 अच्छा खासा नंबर है, उसे हम बूलियन में बदल ही क्यों रहे हैं? तो बेटा पाइथन ना ऐसे काम करता है इंटरनली। मैं आपको पाइथन की वर्किंग समझाती हूँ, ध्यान से देखना। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, अभी मैं इंट की बात कर रही हूँ, तो मैं अगर किसी भी नंबर को बूलियन में कन्वर्ट करूंगी, बताओ कैसे करते हैं बूलियन में कन्वर्ट? यहाँ पे हम लिखेंगे बूल, बूलियन के लिए हम लिखते हैं बूल। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई बूलियन में कन्वर्ट करो और मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। तो जब बूलियन में कन्वर्ट हुआ तो आउटपुट 90 तो आएगा ही नहीं, आउटपुट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। इतना समझ में आया? मैंने कोई भी नंबर पिक कर लिया, कोई भी नंबर पिक कर लिया अपनी मर्जी से, और मैं उसे बूलियन में बदल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर हमेशा ट्रू आएगा। अच्छा, ये पुराना वाला कोड एक बार मैं कमेंट कर देती हूँ। इसको पहले जैसा कर देते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रू आया। अब आप बोलोगे मैम फॉल्स क्यों नहीं आया? है ना? अब मैं यहाँ पे ये नंबर बदलती हूँ, मैं यहाँ पे 21 डालती हूँ, ठीक है, अभी भी ट्रू आएगा। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं नेगेटिव नंबर डालती हूँ। हम नेगेटिव नंबर भी तो ले सकते हैं इंटीजर में। मैंने नेगेटिव नंबर डाल दिया, अभी भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा मैम। ट्रू आएगा बेटा, ट्रू। ध्यान से लिख लो अपनी कॉपी में या कहीं भी। देखो यहाँ पे बेटा, जब भी इंटीजर में आप कोई भी नंबर उठाते हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो एज अ ट्रू ट्रीट होता है, ट्रू ट्रीट होता है कोई भी नंबर। तो आप बोलोगे मैम फॉल्स कब होगा? तो फॉल्स तब होगा जब इंटीजर की वैल्यू 0 होगी, तब। दोबारा समझो, अगर इंटीजर 0 है, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, तो अब 0 को जब आप बुलियन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स। लेकिन अगर 0 के अलावा आपने कोई अभी नंबर डाल दिया तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। आए समझ में? लिख लो इसको। मैम जैसे कि -5 भी डालते तो भी हाँ, तो भी दिखाएगा मतलब। हाँ, इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी नंबर हो, चाहे वो नंबर दिखाएगा। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, आंसर क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर नंबर क्या होगा? 0, तो फॉल्स आएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ये इंटरप्रेट होगा फॉल्स के अंदर, ठीक है। अब हम इस पे ना मैथ्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, पता है? जैसे 2+2 तो हमें पता, हम कर ही सकते हैं क्योंकि नंबर है ना? 2+2 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर्स हैं। बट आपको पता है मैं ट्रू फॉल्स को भी प्लस कर सकती हूँ, ट्रू प्लस फॉल्स, माइनस फॉल्स, मल्टीप्लाई फॉल्स, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। मैम स्ट्रिंग में भी ट्रू आएगा ना? हाँ सुरेंद्र, देखो आपका क्वेश्चन जो है उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप बोल रहे हो कि स्ट्रिंग में भी ट्रू आएगा। हाँ, स्ट्रिंग में ट्रू आएगा, बट एक केस में नहीं आएगा। मैं अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्ट्रिंग को बूलियन में बदलो, तो आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, चाहे कुछ भी, ये ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं
हाँ, अगर मैं डबल कोट्स में कुछ भी टाइप करूंगी ये ट्रू ही आएगा। देखो सबसे आखिरी का आउटपुट। और आप बोलोगे मैम फॉल्स कब आएगा? फॉल्स तब आएगा जब स्ट्रिंग खाली है, यानी जब मैंने ओपन करके क्लोज कर दिया, मैंने मेरी स्ट्रिंग में कुछ डाला ही नहीं, अब ये फॉल्स देगा। देखो आया फॉल्स? यस मैम। समझ में आया? तो अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, स्ट्रिंग के केस में क्या है, इफ स्ट्रिंग इज एम्प्टी, तब क्या जवाब आएगा? फॉल्स। और अगर स्ट्रिंग खाली नहीं है, इफ स्ट्रिंग इज ट्रू आएगा। नॉन एम्प्टी, तब क्या आएगा? ट्रू। वेरी ठीक है। तो अगर कोट्स ओपन करके क्लोज कर दिया, कुछ डेटा ही नहीं डाला, तो फॉल्स है। लेकिन अगर मैंने एक स्पेस भी डाल दिया तो ये ट्रू है। समझ रहे हो? मैं यहाँ पर अगर एक स्पेस डाल दूं, क्योंकि स्पेस मेरा एक कैरेक्टर है, तो अभी भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। देखो आया? यस मैम। ठीक है। तो बुलियन बुलियन में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा कि हम फ्लोट को बुलियन में बदल सकते हैं। हाँ, हम फ्लोट यानी पॉइंट वाले नंबर्स को भी बुलियन में बदल सकते हैं। ठीक है, सेम यही वाला लॉजिक अप्लाई होगा। कन्वर्जन ऑफ फ्लोट टू बुलियन। फ्लोट टू बुलियन मतलब हमारे पास कोई भी नंबर है पॉइंट में, ठीक है, तो क्या वो बुलियन में बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। तो कोई भी मैं नंबर डालूंगी पॉइंट वाला, वो हमेशा मुझे ट्रू देगा। फॉल्स कब देता है? फॉल्स तब देगा जब 0.0 लिखा होगा। यस मैम। तो अगर 0.0 है तब आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स से आएगा। इसके अलावा अगर मैं कोई भी नंबर डाल दूं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ट्रू आएगा। वेरी गुड। ठीक है मैम, बुलियन का काम बस ट्रू फॉल्स का है? यस दक्ष, बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे काम करता है बस। ठीक है, चलो अब हम इसकी अरिथमेटिक देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम करते हैं प्लस माइनस। अब देखो, अगर मैंने बोला प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू, ध्यान से देखना, कभी ऐसा करा है आपने? दो ट्रू को जोड़ा है? नहीं जोड़ा, बट हम जोड़ सकते हैं पाइथन के अंदर। ट्रू प्लस ट्रू का आंसर आएगा, ट्रू प्लस ट्रू का आंसर आएगा 2। कैसे आया समझाती हूँ। जब भी आप जीरो और 1 का कंसीडर। हाँ एग्जैक्टली। तो इंटरनली क्योंकि देखो बेटा, जब हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस तो नंबर्स पे होता है, तो इंटरनली ना ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो जो टाइप कास्टिंग है ना, अब यहाँ समझना, जो टाइप कास्टिंग है ना वो दो तरह से होती है। एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। जो टाइप कास्टिंग है वो होती है पहली इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है अपने आप, हमने कुछ करने की, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो जैसे ये ट्रू प्लस ट्रू है, तो ट्रू का मतलब 1 होता है पाइथन में। पाइथन में ट्रू 1 है और फॉल्स 0 है। तो कहीं भी अगर ट्रू लिखा हो तो उसकी इंटीजर वैल्यू आती है 1, और कहीं भी फॉल्स लिखा हो उसकी इंटीजर वैल्यू आती है 0। मैम जैसे कि ट्रू ट्रू लिखा आपने, हाँ बेटा, तो तो ट्रू ट्रू प्लस करेंगे तो 2 आएंगे, आपको 2 आएगा। एग्जैक्टली। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे आपने नम इक्वल्स टू 0.0 लिखा है और नम इक्वल्स टू बूल नम लगाया है, हाँ हम डायरेक्ट प्रिंट लगा के और प्रिंट के साथ बिल्कुल, बूल लिख के नम लिख exactly. सकते हैं। हाँ हाँ मुझसे बिल्कुल कोड लंबा हो रहा है, बस पूछ रहा था। हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हो, ये कमेंट कर दो। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, मतलब आप प्रिंट के अंदर ही आप कोड लिख दो, बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हो। अब हम आते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन पे। तो बेटा देखो, मैंने इनपुट दिया बूलियन में, मुझे आउटपुट मिला इंटीजर में। क्या मैंने यहाँ पे कहीं टाइप कास्टिंग का कोड लिखा है? क्या मैंने लिखा है कि इसे इंट में कन्वर्ट करो? नहीं, मैंने नहीं लिखा, बट ये हो गया ना, ये होती है इम्प्लिसिट।
जो पाइथन अपने आप करता है, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, ठीक है, जिसको पाइथन अपने आप कन्वर्ट कर दे। जैसे पाइथन ट्रू को 1 समझ लेता है और फॉल्स को 0 समझ लेता है, तो ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब खुद से करना, और मैम जैसे एक्सप्लिसिट फॉल्स लिख रहे हैं मैम, क्या चीज? मैम जैसे फॉल्स ट्रू के जगह फॉल्स लिख रहे हैं तो 0 आएगा मैम। बिल्कुल ठीक बेटा, अगर मैं फॉल्स प्लस फॉल्स लिखूं तो 0 आएगा। प्लस 0 0 है, अगर फॉल्स प्लस ट्रू लिखूं तो 0 प्लस 1 यस 1 मैम। आएगा, ठीक है। ये Yes, क्या ma'am. कन्वर्जन है? इम्प्लिसिट है, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि इसे इंटीजर में बदलो, और फॉल्स इसने 0 अपने आप इंटीजर में बदल दिया। पर एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो आप बताते हो, है ना। एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो डन बाय प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि बूलियन में बदलो, ठीक है। यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि इंट में बदलो, हम लिख रहे हैं ना, हम यहाँ पे बोल रहे हैं इंट में बदलो। तो जब हम खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे बदलो, वो होता है एक्सप्लिसिट, और जब खुद से इंटरनली चेंज हो जाता है वो होता है इम्प्लिसिट। समझ में आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। ओके ओके, गामिनी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लो। ओके ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टाइप कास्टिंग। तो आई होप अब आप किसी भी डेटा टाइप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर लोगे। बस आपको कुछ नहीं करना, जिस भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे उसका नाम लिख देना। जैसे एक मैं और करके दिखा देती हूँ, x = 12, ये अभी इंटीजर है, मैं बोलूँ इसे स्ट्रिंग बना दो, जल्दी बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? अभी ये 12 इंटीजर है ना, मैं बोलूँ मुझे ये 12 स्ट्रिंग चाहिए, इंटीजर नहीं चाहिए, क्या लिखूँ यहाँ पे? इनपुट str। हाँ बेटा, हमें इनपुट नहीं चाहिए, हमें 12 पहले से ही पता है। STR, सिर्फ STR और हाँ, operator। हम सीधा ऐसे लिख देंगे ना, या आप इसे प्रिंट में भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपको ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी तो आप प्रिंट में लिख दो। तो अब अगर आपने इसे प्रिंट किया तो अब ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। इसी मैम तरह जैसे से, हाँ बोलो। मैम जैसे x = स्ट्रिंग ब्रैकेट में लिया ना मैम x, हाँ तो हमें जैसे स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग ही लेंगे मैम। हाँ बेटा, जो आपको चाहिए ना वो लिखो यहाँ। ओके मैम। हाँ ठीक है, जो आपको, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसका डेटा टाइप लिखो, str। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा टाइप कन्वर्जन। हमने टाइप कन्वर्जन सीखा, हमने यूजर इनपुट भी सीखा, ठीक है। अब हम एक कोड बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पे काम करें यूजर इनपुट लेके। इन सबको मैं कमेंट बना रही हूँ। अब हम एक सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं एम्प्लॉय का। तो क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एम्प्लॉय डिटेल्स from user and display them। और ये जो हम एम्प्लॉय की डिटेल्स लेंगे, इसमें हमें ऐसे डिटेल्स लेनी है ताकि हमने अब तक जो पढ़ा है वो सब कवर हो जाए। तो मुझे बताओ, एम्प्लॉय का नेम जो है वो स्ट्रिंग हो जाएगा तो मैं बोलूँगी प्रिंट एंटर एम्प्लॉय नेम। तो ये जो मैं अभी प्रोग्राम बना रही हूँ, इसमें मैं चाह रही हूँ कि जो डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं वो कवर हो जाएं सारे, ठीक है। तो एक हमने नेम के लिए ले लिया, और हम क्या पूछें उससे? और हम एज पूछ सकते हैं। एज क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। Yes, ma'am. Integer। हाँ, हम इससे पहले नेम में इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम एज में भी इनपुट ले लेते हैं। अभी हम टाइप कास्ट करेंगे, अभी मैं बस इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। फिर हम सैलरी पूछ सकते हैं, सैलरी पॉइंट में हो सकती है। यस मैम। Float ले लें। हाँ, ठीक है। बूलियन, बूलियन मैं बोल सकती हूँ, क्या ये एम्प्लॉय पार्ट टाइम है? तो अगर पार्ट टाइम है तो ट्रू, और अगर एम्प्लॉय पार्ट टाइम नहीं है तो फॉल्स। तो ये बूलियन हो सकता है, इज पार्ट टाइम। तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पार्ट टाइम इक्वल टू इनपुट
और क्या होता है हमारा, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया। आई थिंक कुछ रह तो नहीं गया, बेसिक शायद हमारा हो गया है। हाँ ठीक है। तो अब अगर हम इनको चलाएं तो देखो बेटा, यहाँ पे टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है? वेरी गुड। सैलरी में क्या लिखना पड़ेगा? फ्लोट Float. और बूलियन में क्या लिखना पड़ेगा? बूलियन बूल। बूल अब देखना बेटा, ये प्रोग्राम बहुत इजी है बट मुझे पढ़ाने का एक पर्पस है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। देखो, अब मान लो ये सारा डेटा हमने इनपुट ले लिया और अब हम इसे प्रिंट भी कराना चाहते हैं। तो मैंने बोला प्रिंट नेम इज, ठीक है, प्रिंट नेम इज नेम। फिर मैंने बोला प्रिंट एज इज एज। मैंने बोला प्रिंट सैलरी इज सैलरी। और क्या बोला, बचा इज पार्ट टाइम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये जो इतना कोड लिखा है, अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो कि ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों किया है। कोई भी डाउट है अगर ये वाला कोड नहीं समझ में आया तो बताओ। ये वाला कोड जो काम कर रहा है सबको समझ में आ रहा है? इस कोड से क्या होगा, यस मैम। पहले यूजर से इनपुट आएगा और जब वो यूजर से इनपुट आ गया उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, इसमें एक इशू है जो अभी आपको देखने से नहीं लग रहा, बट मैं इशू समझाती हूँ क्या है इस कोड का। देखो, मैंने इसको रन किया, एम्प्लॉय नेम मान लो अजय डाला, एज मान लो डाली 20, सैलरी डाली लेट्स से 68999.8 कुछ भी, इस पार्ट टाइम मैंने डाला ट्रू। ठीक है, तो देखो सारी डिटेल्स आ गई, जो जो मैंने डाला था वो आ गया। ठीक है, यस मैम। अब इसमें बेटा प्रॉब्लम ये है, अब मैं आपको समझाती हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको दोबारा रन कर रही हूँ, एम्प्लॉय नेम मैंने डाला पूनम, एज डालिया लेट्स से 23, सैलरी डाल दी लेट्स से 50,000, इस पार्ट टाइम मैंने फॉल्स डाला, ठीक है, कि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं है, फॉल्स, एंटर किया। प्रॉब्लम दिखी किसी को? किसी को प्रॉब्लम दिखी इस कोड में? Yes, ध्यान से ma'am. देखो, Last में मैम वो ट्रू ही आ रहा है। वेरी गुड, लास्ट में ट्रू ही आ रहा है, मतलब मैं ट्रू डाल रही हूँ तो भी ट्रू आ रहा है, मैं फॉल्स डाल रही हूँ तो भी ट्रू आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो मैम उधर बुलियन, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे ट्रू और फॉल्स बचा कुछ भी लिखा है, हम उसमें कंटेंट तो डाल ही रहे हैं और वो बुलियन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हुआ क्या कि ये जो इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है ना? और मैंने अभी आपको बताया कि जब तक स्ट्रिंग में कोई भी कंटेंट है, बूलियन हमेशा ट्रू ही देगा, है ना? अभी ये देखो, बूलियन हमेशा ट्रू देगा जब तक स्ट्रिंग में कोई कंटेंट है। कहाँ गया ये रहा। तो जब तक स्ट्रिंग में मैं कुछ भी डाल दूं, मैं यहाँ पे चाहे ट्रू लिख रही हूँ चाहे मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रही हूँ, कंटेंट तो चला गया ना मेरा। तो नो मैटर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बूलियन उसे ट्रू ही ट्रीट करेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या आ रहा है, हर बार ट्रू दिखा रहा है। दोबारा समझो, जब मैंने इनपुट लिखा फॉल्स तो डबल कोट्स में कोई ना कोई कंटेंट चला गया ना। मैंने अभी बोला कि अगर स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी है, यानी अगर स्ट्रिंग में कुछ भी कंटेंट है तो वो हमेशा ट्रू ही देगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग में कोई कंटेंट ही नहीं है तब वो फॉल्स देगा। बट जब आप एंटर कर रहे हो, जब आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो ट्रू दिखा रहा है ना, क्योंकि स्ट्रिंग तो एम्प्टी रही ही नहीं। ये प्रॉब्लम किसको किसको नहीं समझ में है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैम आ गए समझ। ठीक है,
आपको नहीं आया? सागर, पुनीत, यस मैम, मेरे को भी नहीं आया। दोबारा समझाती हूँ। देखो बेटा, जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, मान लो ये इनपुट है, देखो मान लो ये इनपुट है, ठीक है, आपने क्या टाइप किया, आपने जब टाइप किया फॉल्स, तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। क्वेश्चन है, इनपुट आपने कराया एस में और आपने जब टाइप किया फॉल्स, तो ऐसे बन गया, एस में क्या वैल्यू आ गई, फॉल्स। फॉल्स। तो क्या स्ट्रिंग एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? ये दो केस में देखो, मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। ट्रू। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, मैं यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड भी लिख दूं तो भी ट्रू आएगा। आया समझ में? जी मैं मैम। कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो वो स्ट्रिंग में जा रहा है और मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। तो जब तक आपकी स्ट्रिंग में कुछ भी डेटा है, बूलियन हमेशा आपको ट्रू देगा। तो अनटिल चाहे आपने फॉल्स टाइप भी कर दिया तो भी आपकी स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी रही, तो नॉन जी। एम्प्टी हमेशा ट्रू देता है, हमेशा, नो मैटर उसके अंदर क्या लिखा है, उससे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो ये नहीं पढ़ेगा कि आपने फॉल्स लिखा है या ट्रू लिखा है, नहीं, वो पढ़ता है स्ट्रिंग में कंटेंट है तो ट्रू, अगर स्ट्रिंग में कंटेंट नहीं है तो फॉल्स। ऐसे समझता है पाइथन का इंटरप्रेटर। पाइथन का मैम इंटरप्रेटर उसको पढ़ता नहीं है। हाँ, मैम उसको वो लिखने की जगह उसको हमें वो करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करना पड़ेगा ताकि वो उससे इंटरप्रेट कर दे उस वैल्यू को। हाँ बेटा, बाय डिफॉल्ट तो ये स्ट्रिंग ही है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो हम इसमें ना ऐसे बोल सकते हैं यूजर को, अब हमें समझ में आ गया कि भाई मैं ट्रू और फॉल्स यूजर से इनपुट कराऊंगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं उसको ऐसे बोलती हूँ, यहाँ पे मान लो मुझे आंसर तो ट्रू या फॉल्स में ही चाहिए, मैं उसको बोलती हूँ यहाँ पे, If you are part time then type or unless you can leave. मैम हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मेरे को ये वाला समझ नहीं आया, जो आपने सैलरी के आगे फ्लोट इनपुट लिखा है, ये क्यों लिखा? बेटा क्योंकि सैलरी पॉइंट में हो सकती है ना, तो मैंने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया है। मैं यहाँ पे इंट भी लिख सकती हूँ। अगर सैलरी 50,000 है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सैलरी 50,000 पॉइंट कुछ है तो, क्योंकि मतलब आप ले सकते हो, पर मैं एक सिनेरियो कंसिडर कर रही हूँ कि सैलरी पॉइंट में हो सकती है, इसलिए मैंने फ्लोट लिखा है, ताकि Okay. अगर मेरे को पॉइंट में भी सैलरी डालनी पड़े तो वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है और मैम ये इस पार्ट टाइम क्या क्या क्वेश्चन मार्क ये क्या था? बेटा, ये तो देखो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हो वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। हाँ हाँ। तो यहाँ तो मैं कुछ भी लिख दूं कोई एरर नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। उधर होंगे। ठीक है, हाँ तो कोई है नहीं, मार हाँ। देगा। अभी बात आती है बेटा, ये प्रॉब्लम है ना इस कोड में, इसे सॉल्व कैसे करें। तो मुझे मान लो मैं बोलूँ नहीं, मुझे तो आंसर ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, ठीक है, अब क्या करोगे आप बताओ। बट गलत आ रहा है ना ट्रू फॉल्स के आंसर, कैसे सॉल्व करें इस मैम प्रॉब्लम को। अगर मैम उसको डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं ना, if you are part time then type yes or unless you can leave. बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, ऐसा भी हम कर सकते हैं। पर फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं आएगा, हम उसे बाद में ले सकते हैं, है ना, कि अगर गेस है तो ट्रू। आपकी आवाज नहीं आ रही शिवा। सॉरी मैम, सॉरी। ओके, तो मान्या बोल रहे हैं कि इफ स्पेस दे रहे हैं तो वो भी ट्रू होगा। यस, स्पेस, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है इसलिए स्पेस भी ट्रू देगा। ठीक है, ओके, तो हम अब वापस आते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर हम, हाँ आपने जो बोला भयंकर बिल्कुल सही है, कुछ ऐसा ही करेंगे। तो मैं देखो, मेरे को पता है कि पाइथन 0 को फॉल्स समझता है और पाइथन 1 को ट्रू समझता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकती हूँ, टाइप 0 और 1, ठीक है, या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ टाइप 0 फॉर फॉल्स 1 फॉर ट्रू। ठीक है, तो अब ये जो 0 और 1 आया, ये क्या है, इंटीजर है ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, जो 0 और 1 अगर यूजर टाइप करेगा तो वो इंटीजर हुआ ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इंटीजर ऐसे। कंफ्यूजन है, दोबारा पूछ लो, अभी मैं इसे बुलियन को हटा रही हूँ।
ध्यान से देखना, मैंने बोला कि अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो तो आप 0 टाइप करो, मतलब अगर आप नहीं हो तो 0 टाइप करो, अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो तो आप 1 टाइप करो। तो 0 और 1 को हम इंट में ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। और मैम इसको इंट को कन्वर्ट करना बुलियन। हाँ, बट अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी आंसर 0 1 में ही आएगा। मुझे आंसर किस में चाहिए? बुलियन में। True, तो false मैं इसको दोबारा बुलियन में चेंज करूंगी कि क्योंकि बुलियन मुझे पता है, अगर किसी ने 0 डाला तो बुलियन उसे फॉल्स बना देगा, और अगर किसी ने 1 डाला तो बुलियन उसे ट्रू बना देगा। तो यहाँ तक मेरे पास या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर 0 आया तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 1 आया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चला के देखते हैं। अब इस कोड को चलाते हैं। क्या हुआ? ये रन क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट में चेक करती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो मैंने डाल दिया संजय, एज डाल दिया, सैलरी डाल दिया। हाँ, तो अब मैं 0 डालती हूँ। 0 पे आ गया फॉल्स। पहले तो हमेशा ट्रू ही दिखा रहा था ना हर केस में, तो अब मैंने यहाँ पे 0 डाला तो इसने फॉल्स ले लिया। अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगी तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? इसमें दो बार कन्वर्ट हो गया बेटा, एक तो 0 और 1 के लिए, और 0 और 1 को वापस से मैंने बुलियन में कन्वर्ट किया। इसलिए किया क्योंकि मुझे आंसर ट्रू या फॉल्स में चाहिए था। अगर मुझे आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए तो मैं ये बुलियन हटा सकती हूँ, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे आंसर या तो ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, इसलिए मैंने उसको दोबारा से बुलियन में चेंज किया। अब मुझे बताओ, ये नहीं समझ में आया तो बताओ। मैम 0 और 1 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल शिवी 0 और 1 भी लिख सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि आपको ट्रू फॉल्स लिखना है आखिरी में, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। हमें अपना कोड ऐसा लिखना पड़ेगा जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ट्रू और फॉल्स ही चाहिए आंसर में, हमें आंसर में 0 1 नहीं चाहिए, इसलिए हमने बुलियन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप ऑन चैट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और अगर क्लियर है तो बोलो यस समझ में आ गया, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। मैम एक चीज पूछना था, हाँ इन हाँ, केस अगर उसको वैल्यू को हम लोग टी और एफ से डिफाइन कर दें, ट्रू और फॉल्स, और बाद में टी को वैल्यू दे दें 1 और एफ को वैल्यू दे दें 0, तो काम करेगा वो? कैसे बेटा, एक बार लिख के दिखाओ मेरे को। मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ कि टी एफ फॉल्स के लिए एफ है और टी ट्रू के लिए, ऐसे बोल रहे हो आप? यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो बेटा इसके लिए ना हमें इफ एल्स लिखना पड़ेगा कि इफ वैल्यू इक्वल टू एफ, तो वैल्यू 0 हो जाए, नहीं तो वैल्यू 3 हो जाए। मतलब कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एक और इफ एल्स लगाना पड़ जाएगा। सुबह सुबह राजस्थान के बाद समझाने दिल्ली में के छोड़ रहे सुबह 4 बजे का था। बट 0 और 1 में मुझे समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि पाइथन को पहले से पता है 0 और 1 का मतलब। तो जो आप क्वेश्चन कह रहे हो वो पॉसिबल है, बट उसके लिए मुझे एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मैंने रन करा के देखा था, वो तो दिखाई नहीं रहा, मैं एरर दिखा रहा है। अच्छा बेटा, आप अपना कोड भेज दो, यहाँ चैट पे टाइप कर दो, मैं देख लेती हूँ कहाँ पे एरर है। आप कोड भेज दो, है ना, मैं चेक कर लूंगी। ओके,
ये ग्रुप का एडमिन कौन है? हमारा ये जो पाइथन ऑनलाइन ग्रुप है, इसका एडमिन कौन है? मैम आप भी एडमिन हो? हाँ मैं हूँ, बट ये मतलब मैं अभी सारे स्टूडेंट्स को पहचानती नहीं हूँ ना, तो अभी जो भी एडमिन है बेटा, मैंने अभी देखा कि हमारे ना टोटल ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 50 के आसपास, और क्लास में उतने बच्चे नहीं हैं, तो फिर फायदा नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप लिंक की वजह से ज्वाइन होते जा रहे हैं, शायद आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करवाया। मैथ्स 32 गया था। ओके ओके, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि हमारे पास ग्रुप में तो 50 बच्चे हैं। मैम इतने बच्चे तो थे ही नहीं। आप चेक कर लो बेटा, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, 50 स्टूडेंट्स हो गए हैं, मैंने खुद। मैम ये शायद किसी ने लिंक शेयर करा है बेफालतू। हाँ बट बेटा हम एडमिन लोग ही तो लिंक शेयर कर सकते हैं ना, जो एडमिन है, मतलब जो एडमिन नहीं है उनके पास तो लिंक आएगा ही नहीं। मैम शायद पूजा भी थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत मैम नहीं। आप मेरे को किसी इंस्टीट्यूट से, मैं बस क्या ये बोल रही हूँ कि अगर ग्रुप में बच्चे हैं तो वो अटेंड करें, दैट्स इट, यही मेरा कंसर्न है और कुछ नहीं है। मुझे मैम कोई दिक्कत नहीं है कितने भी बच्चे पढ़े, पर वो आए फिर क्लास में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये हमारा कोड यूजर इनपुट वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटर क्या होता है, आप इंस्टीट्यूट से 6-7 बच्चे एक ही सिस्टम से ले लेते हैं क्लास। अच्छा ओके रोहित, ओके, अच्छा हाँ हो सकता है इस तरीके से होगा। ओके, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटर क्या होता है, आप क्या बोलोगे? ऑपरेटर, आप प्रोग्रामिंग में मुझे मत बताओ, प्रोग्रामिंग की बात अभी हम नहीं करते, बट अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ा होगा तो ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में सुना होगा, है ना? प्रोग्रामिंग में तो आपने बाद में सुना होगा, आपने पहले मैथ्स में सुना होगा। तो मुझे बताओ ऑपरेटर होता क्या है? कैसे बताऊं मैं कि ये ऑपरेटर है? कोई भी हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ भी एक्सप्लेन करो मुझे कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। मुझे पाइथन में नहीं जानना, मुझे नॉर्मली जानना है कि ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, मुझे पाइथन वाला जवाब नहीं चाहिए, आप वैसे बताओ आप ऑपरेटर से क्या समझते हो? मैम बेसिकली ऑपरेटर मींस समवन हु ऑपरेट्स समथिंग। बेटा डिस्टरबेंस आ रही है ना, वॉइस सही नहीं आ रही आपकी। टू ऑपरेट द स्टेटमेंट। ऑपरेट द स्टेटमेंट, बेटा मैंने अभी बोला प्रोग्रामिंग के उसमें मत बताओ, सिंपल जो आप मैथ्स में पढ़ते आए हो वैसे बताओ। सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटर है क्या, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे मैथ्स में ही पूछ रही हूँ, मैथ्स में, प्रोग्रामिंग छोड़ दो, ठीक है, मैथ्स में बताओ ऑपरेटर क्या होता है? Any symbol that indicates an operation to be performed. Very good, very good, very good. Yes. देखो बेटा, अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं ऐसे लिखती हूँ क्या? 15 add 2, क्या हम ऐसे लिखते हैं? नो मैम। हम क्या यूज करते हैं ऐड की जगह? उसका सिंबल यूज करते हैं। जी। तो मुझे पहले से सिखाया गया है बचपन से कि प्लस का मतलब होता है एडिशन, इस वाले साइन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इस वाले साइन का मतलब होता है इस साइन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इस साइन का मतलब होता है डिवीजन। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर सिंबल है, सिंपल। अगर कोई आपसे पूछे ऑपरेटर क्या है, तो आप बोलोगे ऑपरेटर एक सिंबल है जो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या काम हमें करना है। जैसे मैं बोलूं 6 लेस देन 9, तो यहाँ पे ये लेस देन, मैंने यहाँ पे लेस देन, मैंने ऐसे नहीं लिखा 6 लेस देन 9। आप इस सिंबल से समझ गए कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? आप इस सिंबल से समझ गए कि मैं यहाँ पे लेस की बात कर रही हूँ। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, सिंपल। कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटर क्या है, तो आप बोलोगे ऑपरेटर एक सिंबल है जो ये बताए कि हमें क्या काम करना है।
जैसे प्लस का साइन ये बता रहे कि हमें जोड़ना है, माइनस का साइन हमें बता रहे कि हमें घटाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन एक लाइन की लिख देती हूँ। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स that are used to perform a specific operation। कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिक मतलब जिसके लिए वो बनाया गया है ऑपरेटर। ठीक है, जैसे अगर प्लस है तो वो प्लस करेगा, माइनस है तो वो माइनस करेगा। तो ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे? सिंबल होते हैं, सिंबल। अब बेटा यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर, और इनसे मिलके बनता है एक्सप्रेशन। ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलके बनता है एक्सप्रेशन। देखो मैंने लिखा 4 + 5, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या दिख रहा है आपको? ऑपरेटर क्या है 4 + 5 में? ऑपरेटर क्या है? सिंबल प्लस का। प्लस। डेटा क्या है यहाँ पे? डेटा को ही हम ऑपरेंड बोलते हैं, क्योंकि मैं बोलूं जोड़ दो तो आप बोलोगे मैम क्या जोड़ना है? डेटा तो बताओ तभी तो जोड़ेंगे। तो जब तक डेटा ही नहीं होगा तो क्या ये प्लस माइनस किसी काम के हैं? नहीं, ये किसी काम की नहीं है जब आपके पास डेटा ही नहीं है। मैं आपको सिंपल बोलूं जोड़ दो, आपको मैंने बताया ही नहीं कि क्या जोड़ना है, तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं। तो क्या जोड़ना है, क्या डेटा है, उसको बोला जाता है ऑपरेंड। तो यहाँ पे ऑपरेंड क्या है? 4 और 5। ठीक है, ऑपरेटर क्या है? प्लस। ऑपरेंड क्या है? 4 और 5। और इस पूरे, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, इस पूरे को बोला जाता है एक्सप्रेशन। अगेन अब ये है, ठीक है, ये पूरा क्या है? पूरा क्या है? एक्सप्रेशन। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और यहाँ पे ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड क्या है इस एक्सप्रेशन के अंदर? 4 5 4 and 5 4 5 9 3। शिव भाई माइक बंद कर ले। 4 5 9 3 समझ में आया? कुछ भी अगर मैंने एक इक्वेशन लिख दी वो मेरी एक्सप्रेशन है, उस इक्वेशन में जो भी डेटा है वो ऑपरेंड है, और जो भी सिंबल है वो है ऑपरेटर। समझ में आया? ऑपरेंड डेटा, ऑपरेटर सिंबल, और पूरा कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक। अब हम समझते हैं कि पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद हम इनके टाइप्स पे करते हैं कि कितने तरह के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर लिखो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। अच्छा बेटा, पहला टाइप होता है हमारा अरिथमेटिक। आप भी साथ साथ ना लिखते जाओ कॉपी में या कहीं पे, वैसे तो मैं ये फाइल शेयर करूंगी ही, बट इनके कहीं पे नाम लिखते जाओ आप साथ साथ। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में आता है हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, परसेंटेज और पावर। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। ये होते हैं कंपैरिजन। थर्ड होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल होते हैं हमारे पास एंड, और, नॉट। फिर होता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में मैं नाम लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड। एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं जब मैंने दूसरा होता है हमारा ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज और। ये सिंबल है बिटवाइज ऑपरेटर और उनके नाम है, इनको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे।
फिर होता है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर। डी होता है हमारा ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज नॉट। कोई सिंबल अगर आपको नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना। फिर ई होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। अगर इक्वल में कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं इक्वल हटा रही हूँ। ये ऑपरेटर है, ये इसका नाम है, ये ऑपरेटर है, इसका नाम है। ऑपरेटर नेम, ऑपरेटर उसका नाम, ऑपरेटर उसका नाम, और एफ होता है मेरा बिटवाइज राइट शिफ्ट। हम इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अभी बस आप इनके नाम लिख लो कि कौन कौन से किस किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद होता है मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर, और फिर होता है मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में मेरे पास है इन और नॉट इन, और आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज और इज नॉट, ठीक है। ये एक शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके, आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एक एक ऑपरेटर का क्या इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ना इसमें एक चीज़ और होती है हमारी, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको इक्वल बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, इक्वल इक्वल के सिंबल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप इसके नोट, इसका ये नोट बना लोगे तो मुझे बताना, फिर हम इसके प्रोग्राम्स समझते हैं। बस शॉर्ट में कहीं पे नोट कर लो एक जगह। डन, ओके। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैम एक करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं आज आपको एक असाइनमेंट शेयर करूँगी ग्रुप में। तो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं इंस्टीट्यूट में, उनको, उनके पास तो वो असाइनमेंट होगा और उन्होंने शायद किया भी होगा। बाकी मैं, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, मैं एक ग्रुप में शेयर करूँगी एक असाइनमेंट। और क्योंकि कल संडे की छुट्टी है आप लोगों की, तो आपको कल पढ़ना है और वो असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सबमिट करने हैं, ठीक है। मैं उस असाइनमेंट के एक दो क्वेश्चंस आपको बता दूँगी किस तरीके से करने हैं, बाकी वो क्वेश्चंस आप करोगे। तो मैं अभी ये ख़त्म करने के बाद एक सेशन लूँगी कि असाइनमेंट के क्वेश्चन
ऑफलाइन क्लास नहीं बेटा, मैं ऑफलाइन क्लास नहीं लूँगी, ऑफलाइन क्लास नहीं लूँगी मैं। ठीक है, तो आई होप ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना रही हूँ ऑपरेटर्स के नाम से, ऑपरेटर्स .py। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखो बेटा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पता है सबको, ठीक है, बट जो एडिशनल इसके अंदर है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे x की वैल्यू है लेट्स से 20 और y की वैल्यू है लेट्स से 6, ठीक। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगी x प्लस वाई, सबको पता है क्या आउटपुट आएगा, माइनस भी पता है सबको, मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ तक हम ऑलरेडी हम सबको मालूम है कि क्या होगा। ठीक है, अब अगला जो मैं बता रही हूँ इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन होता है x डबल डिवाइड बाय y। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है, इसका आंसर 620 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो जब आप डिवाइड करते हो तो वो पूरा प्रॉपर पॉइंट में आंसर देगा आपको। बट अगर आप चाहते हो कि पॉइंट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे डिवाइड करना है बट मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 3। तो जब आप डबल डिवाइड करते हो तो वो पॉइंट के बाद सब कुछ डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें डिफरेंस आपको बताती हूँ दोनों में। देखो, इसका आंसर आया 3.333, बट नीचे वाले का क्या आंसर आया, सिर्फ 3। समझ में आया? तो जो डिवीजन है वो प्रॉपर पूरा डिवाइड करता है, लेकिन जो डबल डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन जिसे हम बोलते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन बोला जाता है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है ना। अभी हमने पढ़ा फ्लोर में क्या है, पॉइंट वाली चीज हटके इंटीजर में आ जाती है ना। तो सेम यहाँ भी है, पॉइंट वाला सब हट जाएगा और इंटीजर वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? दोनों में क्या फर्क है? नो मैम। ठीक है, इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज होता है हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए। तो अगर मैं 20 को डिवाइड करूंगी 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ जरा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा मैम। 2 आएगा। तो ये होता है मेरा रिमाइंडर के लिए। जो जो मैं यहाँ पे ना साथ साथ लिखती जाती हूँ। ये है मेरा फ्लोर डिवीजन, ये है मेरा रिमाइंडर, और एक होता है बेटा पावर, एक होता है पावर। तो ये जो डबल स्टार है यहाँ पे, ये लास्ट में डबल स्टार जो लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये जो डबल स्टार है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसका मतलब हम पावर निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं लिखूंगी x की पावर y, इसका मतलब 20 की पावर 6 जो भी होगा वो प्रिंट होगा। 20 की पावर 6 यानी 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 26 टाइम्स, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया। यही थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीवन नोस। अब यहाँ पे एक होता है फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंशियल। ये 3 चीजें इसके अंदर और होती हैं, ठीक है। ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, इसी के साथ ना मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बता देती हूँ, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड ही है थोड़ा। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट का मतलब होता है इक्वल। असाइनमेंट का मतलब होता है सिंगल इक्वल। तो ये हमेशा वर्क करता है राइट टू लेफ्ट, ध्यान से समझना, वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो राइट से लेफ्ट काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए में 10 है मान लो, बी में 20 है, मैंने बोला ए इक्वल टू बी,
और मैंने प्रिंट कराया ए और बी को। आप लोग मेरे को आउटपुट बताओ इसका, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। ये कोड है, इसका आउटपुट क्या आएगा, लिख के बताओ चैट पे। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है? 120। बेटा इसके दो आउटपुट आएंगे, दो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, तो दो आउटपुट आएंगे, वो दोनों आउटपुट लिख के दिखाओ क्या आएगा। आउटपुट दो आएंगे इसके, एक आउटपुट नहीं आएगा, दो आएंगे, दोनों लिख के दिखाओ। 20 और 10। 20 20 20 10 सबके अभी यही आंसर है। अच्छा देखो ध्यान से समझना, इसका आंसर आएगा 20 20। समझाती हूँ कैसे, ध्यान दो। हम बोल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर राइट से लेफ्ट चलता है। देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू बी, इसका मतलब जो भी बी में है वो ए में आ जाए। राइट टू लेफ्ट चलता है, देखो इसका मतलब है 10 ए में आ जाए, इसका मतलब है 20 बी में आ जाए, इसका मतलब जो बी में है वो ए में आ जाए। बी में क्या है 20, तो अब ए में क्या आ जाएगा 20। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी 20, और बी तो 20। पहले से ही 20 है, तो इस कोड का आउटपुट आएगा 20 20। आया समझ में? तो असाइनमेंट जो है वो राइट से लेफ्ट चलता है, तो a इक्वल टू बी का मतलब है कि b की वैल्यू a में आ रही है। समझ में आया? अगर x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब y की वैल्यू x में आ रही है, ऐसे समझोगे इसको, ठीक है? तो a इक्वल टू बी मतलब जो भी b में है वो a में आ जाए, जो भी b की वैल्यू है वो a में आ जाए। तो b की वैल्यू 30 है, तो a में भी क्या आ गया 30 आ गया, तो आउटपुट आया 20 और 30। अच्छा समझ गया। हाँ ठीक है, राइट से लेफ्ट चलता है। मैम थोड़ा साइज इंक्रीज कर दो प्लीज टेक्स्ट का। ओके अभी ठीक है? ठीक है, तो a इक्वल टू 20 का मतलब क्या हुआ, जो भी b में है वो a में आ जाएगा। अच्छा अब मान लो, अब मैं मान लो मेरे को, मैम वो तो हम रन करा के भी करा सकते थे, पता चल जाता। हाँ बेटा पता चल जाता रन करके भी। इंटरव्यू में रन करने को नहीं बोलेंगे ना आपको, वो तो क्वेश्चन दे देंगे, अब बताओ नहीं? हाँ हाँ यस मैम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ अब मान लो मुझे ना ए में 100 चाहिए, बी में 100 चाहिए और सी में भी 100 चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगी a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 100, c इक्वल टू 100, और फिर मैं प्रिंट करा दूंगी a b c तीनों को। क्या हम तीनों चीजें एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं? हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, हम एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं कॉमा कॉमा करके। कर सकते हैं। जी मैम कर सकते हैं। तो आउटपुट आया, तीनों का आउटपुट क्या आएगा 100 100 100, है ना? बट पाइथन बोलता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जब आपको सेम ही वैल्यू चाहिए सब में, तो आप ऐसे लिख दो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 100, ठीक है? तो ये वर्क करेगा, देखो आ गया। तो पाइथन कहता है कि अगर आपको सब में एक ही वैल्यू चाहिए तो आप एक लाइन में डाल दो, ऐसे इक्वल 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 लिख के, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है अगर सेम वैल्यू आपको डालनी है तो, ठीक है? तो इस तरह से भी आप असाइन कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक ही वैल्यू ए को भी असाइन हो जाएगी, बी को भी असाइन हो जाएगी और सी को भी असाइन हो जाएगी, ठीक है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो अभी हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके साथ भी हम असाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। उसको फिर हम बोल देते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट। देखो अरिथमेटिक असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जब अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। मतलब समझाती हूँ इसका क्या है। देखो अगर मेरे पास x में 10 है, ठीक है, मैंने बोला x में 20 जोड़ दो, मैंने बोला x की वैल्यू बताओ क्या है।
आप बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? मैंने बोला x में 10 है, फिर मैंने अगली इंस्ट्रक्शन दी कि x में 20 जोड़ दो, फिर मैंने बोला x को प्रिंट कर दो। आप बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? 30. अच्छा, ओके, सब लोग अपना आउटपुट लिखो फटाफट। सबसे मैम एक बार पहले दिखाना दोबारा। ओके, x में 10 है, मैंने बोला x में 20 जोड़ दो और फिर मैंने x को प्रिंट करा दिया, हम 30 ही आएगा। है ना? 30 आएगा ना? चलो चला के देखते हैं। ये क्या हो गया? ये तो 10 आ गया। प्लस के साथ इक्वल टू लगाना पड़ेगा उसके बाद। हाँ बेटा, अब मैं समझाती हूँ ये हुआ क्या। देखो, अभी हम लोगों ने इम्यूटेबल म्यूटेबल की बात करी, है ना? हुआ क्या, x इक्वल टू 10 के लिए मेमोरी बनी, ठीक है? आपने बोला x में 20 जोड़ दो, तो ये x में 20 जुड़ा, पर ये कहीं और लोकेशन पे जुड़ा है। हाँ, क्योंकि हमने तो इक्वल x टू को हमने print x करा नहीं लिखा रहे हो। ना। हाँ, आप तो x को प्रिंट करा रहे हो, x तो चेंज हुआ ही नहीं, x तो अभी भी 10 का 10 ही है ना? x में तो मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ, x तो चेंज ही नहीं हुआ, x तभी भी 10 था, अभी भी 10 है। तो अब मैं बोलूं कि आप ऐसा करो कि इनका जो सम है वो x में डाल दो, तो इसका मतलब एक नई मेमोरी बनेगी। अभी बताया इम्यूटेबल है, पहले x में 10 है, अब x में क्या आ जाएगा? 10 + 20 विच इज 30। तो जैसे ही x दूसरा बना वैसे पुराना x डिस्ट्रॉय हो गया। यही सीखा है ना अभी हमने क्लास की शुरुआत में। इम्यूटेबल है ना ये, इंटीजर। तो पहले x था 10, फिर मैंने बोला जो भी x में है उसमें 20 जोड़ दो और उसे x में डाल दो। तो x में पहले से क्या पड़ा हुआ है? 10, तो 10 में 20 जोड़ेंगे क्या हुआ? 30, और x में 30 डालेंगे। तो मैंने एक बताया था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो 2x मेमोरी में नहीं रह सकते सेम स्कोप में। स्कोप की बात मैं आगे बताऊंगी आपको डिटेल में। तो 2x मेमोरी में नहीं रह सकते, तो पाइथन क्या करेगा? पुराने x को डिस्ट्रॉय कर देगा और नए x को कंसिडर करेगा। तो अब अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा? 30। अब आउटपुट आएगा 30। आया? ठीक है। अब बेटा इसी का जो शॉर्ट हैंड है उसको हम अरिथमेटिक असाइनमेंट बोलते हैं। मतलब ध्यान से देखो, मतलब ये जो मैंने लिखा है ना x = x + 20, तो पाइथन बोलता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एक ही मतलब है। इसको कमेंट कर देती हूँ मैं। तो पाइथन बोलता है कि x = x + 20 लिखने के बजाय आप x + 20 लिख दो, यानी ये प्लस करके असाइन कर देगा। जो काम ये वाली लाइन कर रही है वही काम ये वाली लाइन कर देगी। बस लिख हमने कंबाइन करके उसको लिख दिया। दोबारा समझाऊं? जो मैंने ये लिखा है वही इसका भी यही मतलब है, बट यहाँ पर हमने कंबाइन कर दिया। तो इसका मतलब है पहले जोड़ दो और उसके बाद जो जोड़ के वैल्यू आई उसे वापस से x में डाल दो। तो अब यहाँ पर भी इसका भी आउटपुट क्या आएगा? 30 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक और असाइनमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ x - 10, इसका मतलब जो भी x में, अब x में क्या आ गया बच्चों? 30। अब अभी x में क्या आ गया? 30। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? इसका आउटपुट क्या आएगा? 20। यानी कि पहले 30 में 10 घटा दो और उसके बाद जो आंसर आया उसे वापस से x में डाल दो। तो अब अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगी तो ये आ जाएगा 20। आया? समझ में आया दोनों में फर्क क्या है? अगर हम सीधा प्लस कर रहे हैं और अगर हम इक्वल करके कर रहे हैं, आउटपुट अलग आएगा ना। देखो मैंने जब ये लिखा था तब आउटपुट अलग आ रहा था, बट अब मैंने ऐसे लिख दिया तो आउटपुट अलग आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑपरेटर अरिथमेटिक असाइनमेंट। मैं यहाँ पे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल कुछ भी लिख मैम सकते ये लास्ट वाला 20 कैसे आया? मतलब माइनस अच्छा, में था ना? तो अभी x में ना 30 है, इस पॉइंट तक x की वैल्यू 30 है ना? देखो आप यहाँ पे x में 20 जुड़ गया ना, 20 हाँ में 10 जुड़ गया ना, तो यहाँ हाँ तक हाँ x की हाँ वैल्यू है 30।
30। 30 हो तो अब गई, ये बोल रहा है कि 30 में माइनस से कर दो 10 10। घटा दो ओके ओके। और वापस से x में डाल दो। तो 30 में से 10 घटा 20 और वापस से v x में असाइन हो गया। ये होता है हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट। देखो बेटा मैं इसको पूरा नहीं बता रही, आप कर लेना, जैसे प्लस है वैसे ही माइनस होगा, वैसे ही मल्टीप्लाई भी होगा, तो बताने की तो जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता ही है पहले से, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कर लोगे इसको पूरा? जी मैम। ठीक है Yes, ma'am. ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट कर लेना। मैम यही करके लाना है होमवर्क? नहीं नहीं, होमवर्क कुछ और है। अब मैं बताती हूँ कि होमवर्क के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। मेरे को बताओ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना? तो मुझे बताओ जब तक मुझे रेडियस ही पता नहीं होगा तब तक मैं एरिया कहाँ से निकालूंगी? ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना कि उसके लिए हमें इनपुट क्या क्या चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो आपको पता है मुझे लेंथ भी चाहिए, मुझे ब्रेड्थ भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ सर्कल का एरिया निकालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? रेडियस। अगर आपको रेडियस पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हो। बोलो। Yes, ma'am. सिर्फ तो radius. अगर हम यहाँ पे पूछेंगे यूजर से एंटर रेडियस, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट क्या होगा। ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस और इसे हम इनपुट ले लेते हैं। बताओ ऐसे सही है या टाइप कास्ट करना पड़ेगा? बच्चों टाइप बताओ। कास्ट करना करना पड़ेगा पड़ेगा मैम। टीचर या फिर फ्लोट, क्यों करनी मैम? ताकि वो नंबर्स में ले। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है ना हमें, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और Yes, स्ट्रिंग में ma'am. आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसलिए या तो आप इसे इंट में लो या आप इसे फ्लोट में लो, दोनों में से किसी एक में ले लो। ठीक है, उसके बाद जो एरिया है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने वेरिएबल का नाम एरिया रख लिया। तो एरिया कैसे निकलेगा बताओ? पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, है ना? यही फॉर्मूला होता है। तो अगर किसी से फॉर्मूला ही नहीं आते। कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल कर सकते हो। ये फॉर्मूले ना वैसे याद रहते हैं क्योंकि बेसिक है, बट अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको नहीं आता, जैसे टेम्परेचर कन्वर्टर होता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, उसका फॉर्मूला लोगों को याद नहीं होता जल्दी से क्योंकि बहुत सीधा सा फॉर्मूला नहीं है, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है। ठीक है, तो वो आप गूगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला गूगल कर लो, बट आप कोड लिख के मुझे भेजना। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं आता कोई बात नहीं, गूगल करो फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 3.14 यानी पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, और लास्ट में आप प्रिंट करा दो। प्रिंट अगर मैं कराऊंगी एरिया ऑफ सर्कल इज कॉमा एरिया, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? एरिया नाम। तो मैं इसको रन करती हूँ। एरिया इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्यों आ रही है? मैम उससे इनपुट पे मैम क्योंकि हमने रेडियस को इंटीजर बना दिया, बट वो इंटीजर है ही नहीं। नहीं बेटा, वो तो हम डालेंगे ना, रेडियस तो एक नंबर होता है ना बच्चे, सर्कल का रेडियस एक नंबर होता है ना, या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 50 होगा। हाँ. आ गया अब। तो मैंने रेडियस की वैल्यू डाली 30 सेंटीमीटर है, तो आ गया फॉर्मूले के हिसाब से ये कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। अब ऐसे बच्चे मैं आपको बोलूँ कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो मुझे बताओ क्या क्या चाहिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए? प्रिंसिपल रेट Rate of interest all time. एग्जैक्टली। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कितने इनपुट चाहिए? आपको 3 इनपुट चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और ये तीनों पता चल जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। वेरी गुड। इसी तरह से अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या चाहिए होगा? लेंथ और ब्रेड्थ।
अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या चाहिए होगा, सिर्फ साइड। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चंस ही करके लेके दिखाने हैं मेरे को। ठीक है, और आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या आपको रिपीटिशन चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो अभी मुझे बताओ, आज जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है या सब समझ में आ गया? मुझे चैट पे टाइप करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी चैट पे टाइप करो। हम समझ आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं ये फाइल्स दोनों आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना, नहीं बस जो करना है वो भेज देना। हाँ, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी, उसके अलावा ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैंने क्लास में कराया। मैम कोर्स कब तक ख़त्म होगा? बेटा बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगी, अगर आप लोग अच्छे से होमवर्क करोगे, अच्छे से सारा काम करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 2 आवर्स की क्लास हो रही है ना, तो जल्दी हो जाएगा। बट आप भी उस हिसाब से, अगर आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो इक्वल कोऑपरेट करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर होमवर्क नहीं करके लाओगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा।